हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू डिस्कशन। तो गाइस, जो हमारा आज का वीडियो है ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्लास 2 का वीडियो है। इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारे 20 क्वेश्चंस रहेंगे। जो ये वीडियो है ये हमारे आने वाले यूटेट, यूपीटेट, टैट, सीटेट और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलो गाइस, वीडियो में बने रहे हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। नंबर 1 है मियादी बुखार, नंबर बी है मलेरिया, नंबर सी है चिकनगुनिया और नंबर डी है डेंगू। तो हमको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा बुखार है जिसके साथ कपकपी होने पर हम उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से करते हैं। तो गाइस, मेरे साथ साथ आप भी अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने स्कोर को नोट कीजिएगा। तो चलो गाइस, चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मलेरिया। उच्च ज्वर के साथ जब तेज़ बुखार आता है तो इसे हम मलेरिया कहते हैं। इसमें कपकपी भी होती है और जो सिनकोना पेड़ होता है उसकी छाल से इसका उपचार किया जाता है। जो मलेरिया होता है ये हमारे एक परजीवी से फैलता है और उस परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। इसके साथ साथ जो ये बीमारी है, ये जो संक्रमित मच्छर होते हैं इनके काटने से फैलती है। जब मच्छर एक से दूसरे को काटता है तो मच्छर के साथ साथ ये बीमारी जो होती है वो उतने लोगों तक पहुँच जाती है। तो गाइस, चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 1 दिसंबर और 22 मार्च। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो 5 जून है उस दिन हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो चलो गाइस, चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई के द्वारा मापी जाती है। तो हमें बताना है कि ओजोन की जो परत की मोटाई है उसे मापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शंस है डेसिबल, डॉप्सन, मीटर या फिर कीग्रा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डॉप्सन। डॉप्सन से हम ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। इसके साथ साथ जो डेसिबल है, डेसिबल से हम ध्वनि का मापन करते हैं और मीटर से लंबाई या फिर दूरी का मापन करते हैं और जो कीग्रा है, कीग्रा से हम लोग भार का मापन करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो हमें बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। तो जो इसके ऑप्शंस है, नंबर 1 है 1986 में या फिर 1992 में या 1984 में या 1968 में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1986 में। तो इसका 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कुछ जीव जैसे घास, सिंहपड़ी, चूहा, टिड्डा और मल एक खाली स्थान पर रहते हैं तो हम सामूहिक रूप से इसको क्या कहेंगे। तो हमें बताना है इसे हम क्या कहेंगे सामूहिक रूप से। पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, जनसंख्या या फिर पारस्परिक सहयोग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पारिस्थितिक तंत्र। जो पारिस्थितिक तंत्र है वो प्रकृति की एक इकाई है। इसमें किसी भी विशेष वातावरण या फिर एक विशेष जाति के जो सभी जीवधारी हैं, अर्थात पौधे, जानवर इत्यादि जो है उन सभी को शामिल किया जाता है। ये सभी जो है अपने अजैविक पर्यावरण से एक साथ मतलब आपस में अंतःक्रिया करके संपूर्ण इकाई जो होती है वो हमारी एक जैविक इकाई को बनाते हैं। तो ये हमारा जो है पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो गाइस, चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना है जो रेटिंग स्केल होता है इसमें कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो हमारे इसके ऑप्शन है अधिविन्यास, लिखित, अवलोकन, जांच, सूची। तो हमें बताना है राइट आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है अवलोकन। जो रेटिंग स्केल है इसमें अवलोकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ये जो है हमारे मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रयोग करने वाली जो उपकरणों में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित उपकरण है
और इसमें जो होता है जो अध्ययनकर्ता होता है उसकी समस्या के संबंध में जो आवश्यक समझी जाने वाली प्रश्नों की जो होती है इसमें एक सूची बनाई जाती है और इसके पश्चात फिर उनकी उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति को अंकित करके उसका अवलोकन किया जाता है। तो गाइस चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो हमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो हमें इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि है या फिर नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो हमारे जो ऑप्शन है इसमें पहला है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर बी है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। नंबर सी है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। और नंबर डी है बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो हमें इसका अपना राइट आंसर बताना है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं उसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल नहीं है। जो पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है वो हमारे बच्चों में जो होता है जिज्ञासा उत्पन्न करना होता है, उन्हें सृजनात्मकता को बढ़ाना होता है। साथ साथ में जो हमारे परिवेशीय मुद्दे हैं उन पर जागरूकता के विकास के साथ साथ बच्चों के द्वारा जो है वो स्वयं को अपने हाथ से कार्य करने और उसे खोजने की एक्टिविटी भी इसमें शामिल की जाती है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो ए ऑप्शन है ये उसका पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो गाइस चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त क्या नहीं होता। तो हमें बताना है कि इसमें से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। तो हमारी जो ऑप्शन है कोयला, डीजल, मोम और ग्रीस, यानी इनमें से जो कोई तीन चीज़ें वो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती है और एक चीज़ जो है वो क्या बोलते हैं पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है कोयला। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो पेट्रोलियम है उसको जो है अपरिकृष्ट तेल कहते हैं। ये जो होता है काले रंग का एक गाढ़ा द्रव होता है। इसमें जो है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा जो इसमें से क्या क्या निकलता है, कैरोसिन निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, प्राकृतिक गैस निकलती है, वैसलीन निकलती है, तारकोल निकलता है, ग्रीस निकलता है और यहाँ तक कि इससे जो हमें मोम भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो कोयला है ये पेट्रोलियम से हमें प्राप्त नहीं होता है। तो गाइस चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। तो हमें बताना है वनोन्मूलन यानी वनों को समाप्त करना या फिर वनों का काटना। तो इससे कौन से वायुमंडलीय जो गैस है उसके स्तर में वृद्धि होगी। तो हमें बताना है इसमें। तो हमारे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प या फिर ऑक्सीजन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वनोन्मूलन इसका मतलब होता है वनों को समाप्त करना या फिर वनों को कम करना। जो इससे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण बढ़ती है। और ये जो होती है हरित जो गृह प्रभाव कहते हैं जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं उसको बढ़ावा देने का एक मुख्य कारक है। जो वनोन्मूलन है यानी वनों का काटना है इससे हमारे विश्व की जो 20% ग्रीन हाउस गैस है उसका जो उत्सर्जन है वनोन्मूलन के कारण ही होता है। तो गाइस चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। तो हमें बताना है कि पानी से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। जो हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये जो हमारा जन संचारित रोग है यानी पानी से फैलने वाला रोग है। जबकि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है इसका जो मुख्य कारण होता है वो एक माइकोबैक्टीरियम नाम का जीवाणु होता है। और जो ये जीवाणु होता है ये एक छोटा एरोबिक होता है और चलने में असमर्थ होता है। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये जो है खांसी से, बुखार और या फिर रात को पसीना आना, वजन घटना, घबराहट जो है ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो गाइस चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। तो हमें बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हमारे ऑप्शन है मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा या फिर कॉपर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम पाई जाती है। जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसका जो गठन होता है वो कार्बन से
ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, मैग्नीशियम तत्वों से होता है। और इसके साथ साथ बहुत से लोग जो होते हैं वो लोग लोहा लगा देते हैं, आयरन लगा देते हैं, जिसे हम Fe कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो Fe है ये हमारे हीमोग्लोबिन का प्रमुख तत्व है, ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो चलो गाइस बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम है। तो हमें बताना है कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है कि इसमें कौन सा तरंग दैर्घ्य का क्रम होगा। तो सबसे पहले दृश्य, अवरक्त या फिर पराबैंगनी, दृश्य या फिर अवरक्त, और नंबर सी है अवरक्त, दृश्य और पराबैंगनी, और नंबर डी है पराबैंगनी, अवरक्त और दृश्य। तो गाइस मेरे साथ साथ आप भी अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने स्कोर को चेक कीजिएगा। ये वीडियो आपको आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ये बी वाला, पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्यों का जो क्रम है, इसके क्रम में जो सबसे पहले तो आती है गामा। यहाँ पे दी नहीं गई हैं सभी, तो जो वैसे इसका क्रम होता है, इसमें होता है सबसे पहले गामा किरणें आती है, उसके बाद से एक्सरे किरणें आती हैं, उसके बाद पराबैंगनी किरणें आती हैं, उसके बाद दृश्य किरणें जिन्हें हम ऑप्टिकल रेज भी कहते हैं वो आती हैं, उसके बाद अवरक्त किरणें, और अंत में हमारी सूक्ष्म तरंगे आती हैं। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। तो हमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में जो बोझ के बिना सीखना है वो क्या बताता है। तो इसमें पहला है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा या फिर कम करने की ज़रूरत है। नंबर बी है स्कूल बैग का वजन। नंबर सी है ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना। नंबर डी है अबोध का बाहर कम करने की ज़रूरत। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है स्कूल बैग का कम वजन। जो स्कूल बैग का कम वजन है वो हमारा बोझ के बिना सीखना बताता है। जो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो बोझ के बिना सीखना है, ये स्कूल के जो बैग का वजन है उसके कम होने के बारे में बताता है। इसका जो उद्देश्य है वो शिक्षण में पाठ्यपुस्तक व पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का ऐसा समायोजन होना है कि जिससे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा दबाव महसूस ना करें, वो ज़्यादा थकान महसूस ना करें। तो इसके लिए इस चीज़ के लिए बोझ के बिना सीखना जो है लागू किया गया था। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो हमें बताना है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, और दूसरा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, तीसरा है सतह क्षेत्रफल का बढ़ना लेकिन तापमान का घटना, और अगला है सतह क्षेत्रफल का घटना लेकिन तापमान का बढ़ना। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। यानी जब सतह का क्षेत्र भी कम होगा और तापमान भी कम, दोनों कम होगा, तो उस स्थिति में जो हमारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा धीमी होगी। जैसे कि इसका एक जो एग्जांपल है, जब हम कपड़े डालते हैं तो कपड़ों को अगर हम पास पास डालेंगे, चिपका के डालेंगे, ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, तो हमारे कपड़े जो है वो बहुत देर में सूखते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर हम कपड़ों को जो है बहुत दूर दूर और फैला के डालेंगे तो हमारे कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। तो ये भी इसका एग्जाम्पल के रूप में हम इसे ले सकते हैं। यानी जब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो तापमान अगर कम भी हो या फिर तापमान ज़्यादा हो, दोनों ही स्थिति में वाष्पीकरण होता है। लेकिन अगर क्षेत्र भी कम हो जाएगा और तापमान भी कम हो जाएगा तो उस स्थिति में जो है सबसे कम या सबसे धीमा जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। तो गाइस चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो हमें बताना है कि कौन सी गैस इसमें से ग्रीन हाउस गैस है। तो हमारे जो इसके ऑप्शन है, नंबर ए है जलवाष्प, नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर सी है मीथेन, और नंबर डी है ये सभी। तो हमें बताना है हमारा राइट आंसर। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ये सभी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और जलवाष्प जो है, ये सभी हमारी जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। अब चलते हैं गाइस हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो जिम्मेदार है। सॉरी, यहाँ पे कारक हो गया, ये कारक है। तो कौन सा कारक जिम्मेदार है हमें बताना है जिससे कि हमारा जो ताजमहल है वो पीला हो रहा है। तो हमारे जो ऑप्शन है क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर।
तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के जो पीले होने का प्रमुख कारण है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो है। और जो ये गैस है वायुमंडल में जो वर्षा होती है उसके साथ मिलकर जो होती है ये अम्लीय वर्षा के रूप में बरसती है। और इस अम्लीय वर्षा से जो है हमारे जितने भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सभी पर जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें से एक प्रभाव ताजमहल पर भी पड़ रहा है कि जो उसका रंग है वो सफ़ेद से हटकर धीरे धीरे जो है पीला हो रहा है। तो गाइस चलते हैं हमारे अगले वीडियो की ओर। हमारा जो अगला वीडियो है वो है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सी अदिश राशि है। हमारी जो ऑप्शंस है नंबर ए है भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण या फिर संवेग। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो जिस भौतिक राशि में जो है वो परिमाण यानी मात्रा के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यानी सदिश राशि में दिशा भी जरूरी होती है। जैसे हमारे इसके उदाहरण है वेग, बल, संवेग, भार या गुरुत्वाकर्षण। इसके विपरीत जिन भी भौतिक राशियों में परिणाम होता है लेकिन उनमें दिशा नहीं होती है उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, ये सभी। तो गाइस चलो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो हमें बताना है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो हमारी जो ऑप्शन है वो है एंथोसाइनिन, कैरोटीनाइट, लाइकोपिन या फिर क्लोरोफिल। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधे हैं उनकी पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। और जो क्लोरोफिल है उसको पर्णहरित भी कहते हैं या फिर हरित लवक या फिर पर्णहरिम आदि नामों से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे इसके ऑप्शन है 5 जून, 2 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 जून। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसके संरक्षण के लिए जो है संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन के दौरान जो है स्टॉकहोम में हुई थी। तो गाइस चलते हैं हम हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है ऑसिमम सैक्टम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो हमें बताना है कि जो ऑसिमम सैक्टम है वो किसका सामान्य नाम है। साथ साथ में ये जड़ी बूटियों की रानी भी होती है और इसको जो है भारत में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो हमारे जो इसके ऑप्शन है वो है अजवाइन का फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है तुलसी। तुलसी है हमारे इसका राइट आंसर। जो तुलसी है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ऑसिमम सैक्टम होता है। ये भारतीय संस्कृति में जो तुलसी है एक धार्मिक महत्व रखती है। तुलसी जो होती है वो औषधीय महत्व के लिए भी काफ़ी प्रचलित है। इसका जो है औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग में, श्वास संबंधित रोगों में और दांत, खाज, खुजली में, इन सभी चीज़ों में जो है तुलसी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो है काफ़ी पूजा अर्चना भी की जाती है। तो चलो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम हमारी ऐसी ही अगली वीडियो में। तो गाइज़ चलो चलते हैं अब। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।